संध्या। मैं डॉक्टर अनुष्का इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 557वें दिन पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में यह अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा है। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस भाषा में किया जाता है। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के पास ज्ञान का साझा करना है और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। आइए आज के इस पाठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। मैं आज के इस पाठक के मुख्य अतिथि एवं वक्ता डॉक्टर यश सोनी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और सर का आज का टॉपिक है यूटिलिटी ऑफ BBCR रेपर्टरी इन एक्यूट एंड फीवर केसेस। इससे पहले सर अपना टॉपिक शुरू करें, मैं एक संक्षेप में उनका परिचय देना चाहती हूँ। डॉक्टर यश सोनी क्लासिकल होम्योपैथिक चिकित्सक हैं जो मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर यश सोनी का जुनून है मरीजों का इलाज और छात्रों को सिखाना। उनकी विशेषज्ञता और ज्ञान ने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्ध बनाया है। कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां: 2021 में कच्छ और 2022 में नागपुर में के सेमिनार में इन्हें आमंत्रित किया गया। 3 सफल कोर्स आयोजित किए: पॉलीक्रिस्ट, एक्यूट सा बुखार एवं केस टेकिंग का। उनकी शिक्षा शैली और छात्रों के साथ संवाद ने दुनिया भर के डॉक्टरों की प्रशंसा प्राप्त की। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में वे युवा होम्योपैथ्स को प्रेरित करते हैं। डॉक्टर यश सोनी का उद्देश्य होम्योपैथी को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध बनाना है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना है। ओवर टू यू सर। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। So sorry for this technical glitch, and thank you so much Dr. Sahani sir and Dr. Anushka for this wonderful introduction and मुझे वापस से इनविटेशन इनवाइट करने के लिए, मेरा नॉलेज शेयर करने को। तो होम्योपैथी इन फीवर्स एंड एक्यूट्स थ्रू BBCR, ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है एंड आई लव टीचिंग दिस टॉपिक। मुझे ये टॉपिक शेयर करना बहुत इजी लगता है, अच्छा लगता है। बेसिकली एक्यूट्स एंड फीवर्स ऐसी चीज है ना जो होम्योपैथी में बहुत इजीली आप स्किलफुली बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो और बहुत फास्ट क्योर होता है। जबकि आप देखोगे आजकल के नया जनरेशन ऑफ होम्योपैथिक डॉक्टर्स है, जो मैक्सिमम होम्योपैथिक डॉक्टर्स है, उनको बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है एक सिंपल सा फीवर ट्रीट करने को, हेडेक ट्रीट करने को, कि फिर एक्यूट बाय चांस उनको डेंगू का नाम सुन ले, मलेरिया का नाम सुन ले, वायरल फीवर का नाम सुन ले, चिकनगुनिया का नाम सुन ले और प्लेटलेट्स थोड़ा सा कम हो जाए तो मैक्सिमम होम्योपैथिक डॉक्टर्स यंग जनरेशन वाले डर जाते हैं कि अब क्या करें। फिर मैक्सिमम लोगों को ये नहीं आता है कि हम पर्टिकुलर रेमेडी कैसे सिलेक्ट करें, रेपर्टराइजेशन कैसा करें, कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि जो भी पेशेंट हमारे जो भी इस चांद का टुकड़ा जो भी पेशेंट हमारे पास फीवर के आते हैं, सबके पास कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि ठंडी लग रही है, तो फीवर्स है, चिल्स है, फिर बॉडी एक है, हेडेक है, नौशिया, वॉमिटिंग है। और सब में हमको ऐसा लगता है बेलाडोना दे दे, सब में ऐसे ही लगता है कि हम हमेशा होम्योपैथिक ग्रुप्स में पूछते हैं कि कोई कॉमन थेरेपेटिक ड्रग दे दो। हमको डेंगू में हम सबको लगता है कि यूपेटोरियम ही देना चाहिए, या फिर कोई भी वायरल इसमें हो तो रस्टॉक्स ब्रांड। हम उस जोन से निकल ही नहीं पाते और हमको पता नहीं होता है कि पोटेंसी कैसा देना है, पर्टिकुलर सिम्टम्स कैसे लेनी है, उसकी रेपर्ट्रेशन कैसी करनी है। तो ये सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको एक सुंदर रेपर्टरी दैट इज BBCR रेपर्टरी में बहुत इजीली पता चलेगा। तो इस पूरे वेबिनार में ये जो भी हमारे पास 50 मिनट्स बचे हैं, उसमें मैं यही आपको, मेरा एट द एंड ऑफ द मेरा सेशन का मोटिव क्या है कि एट द एंड ऑफ द सेशन
आप सभी लोगों को बीबीसीआर कैसे यूज करना है, फिर उसमें कौन से रूब्रिक्स होते हैं, उस रूब्रिक का मीनिंग क्या होता है, उस रूब्रिक को कैसे लेना है, टोटलिटी कैसे बनानी है, फिर किस हिसाब से पूरा केस लेना है फीवर का, और पोसोलॉजी क्या होनी चाहिए, ये पूरा मेरा मोटिव होगा आपको बताने का अंत तक। तो बीबी फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल केस टेकिंग का हमेशा होना चाहिए। जो मैंने इसके पहले जो मैंने केस टेकिंग के ऊपर लेक्चर लिया था, दैट फर्स्ट लेक्चर में मैंने यही ये किया था कि बी अ वेरी गुड लिसनर एंड अपने एक्टिव फाइव सेंसेस रखो, बट व्हेन यू आर कीपिंग योर एक्टिव फाइव सेंसेस एट द सेम टाइम आपको स्टूपिड भी रहना है, आपको फर्स्ट इसमें इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। The first basic rule of solving acutes and fevers is relying on solid symptoms. Solid symptoms या factful symptoms। अभी इसका मतलब क्या होता है factful symptoms और solid symptoms? यानी कि मैंने एक फीवर का केस लिया और मेरे बाजू वाले डॉक्टर ने एक केस, वही फीवर का केस लिया, और किसी और ने डॉक्टर ने केस लिया। जो हमने सिम्टम्स लिए वो मेरे लिए से वो सिम्टम्स मेरे लिए भी सेम थे, उनके लिए भी सेम थे, और 10 डॉक्टर्स लेंगे उनके लिए भी सेम रहेंगे। इसको बोलते हैं सॉलिड सिम्टम्स या फैक्टफुल सिम्टम्स। ऑलवेज फीवर, एक्यूट, कोई भी मेजर एक्यूट कंडीशन होता है, उसमें आई माई सेल्फ पर्सनली इंटरप्रिटेशन में अवॉइड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इंटरप्रिटेशन हो गया, यानी कोई ऐसा 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 हो कर रहा है, तो कोई बोलेगा वो डर के वजह से ऐसा कर रहा है, कोई बोलेगा ठंडी की वजह से कर रहा है, कोई बोलेगा एंग्शियस की वजह से। तो आई ऑलवेज अवॉइड बीइंग carrying the interpretation symptoms, focus more on solid factful symptoms। ये फर्स्ट रूल हमेशा फीवर एक्यूट्स में याद रखना। सेकेंड थिंग, अनप्रिजुडिस ऑब्जर्व बनो, एक्यूट फाइव सेंसेस रखो, और इंटरप्रिटेशन जितना अवॉइड कर सको उतना अच्छा है। और इसमें ऑब्जर्वेशन, टाइम मोडालिटी, एलिमेंट्स फ्रॉम, ये सबका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो बीबीसीआर, अब हमको बीबीसीआर यूज करने का प्रोत्साहन किधर से मिलता है? तो डॉक्टर भानु देसाई करके है, उनकी एक बुक आती है बीबीसीआर के ऊपर। और डॉक्टर भानु देसाई मुंबई के एक सबसे बड़े स्लम एरिया में वो बीबीसीआर का प्रैक्टिस कर यूज करते थे। और उन्होंने ये बहुत मस्त कोट बोला है, हैविंग फाउंड द बोगर बोनिंगोसन रेपर्टरी एन एक्सीलेंट एंड एवर reliable tool in my search for the curative remedy during the last near 40 years of my practice as a homeopathic physician। दूसरा और एक मिथ हमको पता है, बहुत नए होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं, प्रैक्टिस ये फ्रेशर्स होते हैं, उन सबको ऐसा रहता है कि होम्योपैथिक केस टेकिंग तो बहुत लंबा चलता है, आधा घंटा 1 घंटा। एक्यूट इसमें पेशेंट कैसे आधे घंटे तक बोल पाएगा? जबकि एक्यूट केस टेकिंग में इतना हमारे पास मास्टरी होनी चाहिए कि विद इन 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 10 मिनट्स आपको पूरा पिकुलर सिम्टम बनाना है, पोर्ट्रेट बनाना है, इंडिविजुअलाइज करना है, रेपर्टराइज करना है और प्रिस्क्राइब करना है। तो ये सारी चीजें क्विकली आप बीबीसीआर रेपर्टरी से कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना, बॉर्निंग ओसेन जो थे वो हमेशा फर्स्ट बॉर्निंग बीबीसीआर जब भी आप यूज कर रहे हो, या फिर आप फीवर या एक्यूट, अब फीवर में सब पकड़, डेंगू, मलेरिया, कोविड, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, वॉट एवर नेम ऑफ सिंपल फ्लू, वॉट एवर नेम ऑफ एक्यूट फीवर इज इट, बीबीसीआर रेपर्टरी मीन्स आप नाम के डायग्नोसिस से नहीं डरोगे, एक बार आपने बीबीसीआर मास्टरी कर ली है। तो अब जब भी अभी आप बोगर बोनिंगोसिन रेपर्टरी जब भी आपको यूज करना है, तो फर्स्ट टोटलिटी में आपको ये फर्स्ट हमेशा याद रखना चाहिए कि हमेशा एलिमेंट्स फ्रॉम पर ज्यादा फोकस करो फर्स्ट। तो एलिमेंट्स फ्रॉम कैन बी फिजिकल एज वेल और मेंटल, फिजिकल और मेंटल। फॉर एग्जांपल बारिश में भीग गया, चेंज ऑफ वेदर हो गया, ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर हो गया, बहुत पसीना था अचानक से, अभी जैसे मेरे को बहुत पसीना था गर्म, और अचानक से मैंने पसीना ठंडी हवा से सुखा दिया, बहुत पसीना था अचानक में मैंने नहा लिया, चेंज ऑफ वेदर हो गया। ये सारे फिजिकल एलिमेंट्स फ्रॉम हो गए। मेंटल एलिमेंट्स फ्रॉम में क्या आएगा? मैं अच्छा खासा था, किसी ने मुझे डांट दिया, कोई किस में रास्ते में चल रहा था तो किसने मेरे को रूडली इंसल्ट कर दिया, किसी ने मुझे डरा दिया, फियर एंड फ्राइट, इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन फ्रॉम रिजर्व डिस्प्लेजर। तो ये सारे, फिर सडन हो गया, एकोनाइट में एलिमेंट्स फ्रॉम कुछ भी होता है बहुत सडन होता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमेशा एलिमेंट्स फ्रॉम को देना है।
अब जितने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने भी बीबीसीआर उनके लैपटॉप में है या फिर हार्ड कॉपी है, बीबीसीआर में हमेशा एलिमेंट्स फ्रॉम आपको एग्रीवेशन की चैप्टर्स में मिलेगा। तो अगर आप फीवर का उस फीवर की चैप्टर में आप आओगे तो फीवर में एग्रीवेशन, तो बीबीसीआर का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको हमेशा ऐसा दिखेगा, मोडालिटीज दिखेंगे। मोडालिटीज में फर्स्ट लोकेशन दिखेगा, लोकेशन सेंसेशन मोडालिटी कॉन्कोमिटेंट। तो बीबीसीआर का फुल ये है, बीबी बोर्निंगोसन बोलते थे कि लोकेशन सेंसेशन मोडालिटी कॉन्कोमिटेंट, ये चारों हम मिल जाते हैं तो ये चारों में कंप्लीट सिम्टम है और पोर्ट्रेट इसमें बन जाता है। तो उनका स्ट्रक्चर भी उस हिसाब से है। और इनफैक्ट बीबीसीआर का कॉन्कोमिटेंट सेक्शन इज द मोस्ट बेस्ट सेक्शन, एंड उसमें इतना सुंदर तरीके से पिकुलर सिम्टम्स दिए हैं। अगर आप गो थ्रू करोगे, और इस सेशन में भी बताऊंगा कुछ कुछ एग्जांपल्स कि कितने सुंदर तरीके से डॉक्टर बोनिंगोसन ने दिया है। तो फर्स्ट हमारा एलिमेंट स्वाम हो गया। जब भी तो एलिमेंट फ्रॉम हमको रेपर्टरी में किधर मिलेगा बोनिंगोसन में, तो एग्रीवेशन चैप्टर में। तो फीवर के चैप्टर में जाओगे तो एग्रीवेशन फ्रॉम, तो मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको। हाँ, ये रहा एलिमेंट फ्रॉम एग्रीवेशन फ्रॉम। तो देखो, टेकिंग कोल्ड, गेटिंग वेट ऑन हेड ऑन फीट। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि बीबीसीआर के थ्रू आप फीवर केसेस सॉल्व करो, एक्यूट केसेस सॉल्व करो। अब मोस्ट अनदर डिफिकल्टी ऑब्स्टेकल दैट एवरी होम्योपैथिक डॉक्टर फेस इज कि क्वेश्चन क्या पूछना है, पिकुलर सिम्टम्स क्या होता है और क्या ऑब्जर्व करना है। बेसिकली हमको पता ही नहीं है कि कोई आपके पास डेंगू का पेशेंट आ रहा है तो सारे के सारे डेंगू पेशेंट्स एक कॉमन सिम्टम्स लेके ही आएंगे कि उनको चिल्स रहेगा, हीट रहेगा, हेडेक होगा, नौशिया रहेगा, वॉमिटिंग होगा, बॉडी एक होगा। तो आप अगर वो सारे कॉमन सिम्टम्स लेके चलोगे तो सबको यूटपैटोरियम, ब्रायोनिया, रस्टॉक्स ही आने वाला है। बट हमारा होम्योपैथी का बेस क्या है? होम्योपैथी का बेस है कि आप पिकुलर सिम्टम्स से टोटलिटी एंड पोर्ट्रेट बनाओ। तो अब सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आता है कि पिकुलर सिम्टम्स क्या होता है, पिकुलर सिम्टम्स का डेफिनेशन क्या होता है। हमको पता ही नहीं है हमको क्या देखना है, क्या पूछना है, क्या ऑब्जर्व करना है, क्या सुनना है। उस सुनने में वर्ड्स का क्या डिफरेंशिएशन है, कौन सा वर्ड आपको पिकअप करना है, कौन सा सेंटेंसेस पिकअप करना है, कौन सी चीज पे फोकस करना है, ये चीजें हमको पता ही नहीं होती है। तो ये सारे चीज में हमको रेपर्टरी हेल्प करता है। आई जस्ट इमेजिन, अभी एग्रीवेशन फॉर्म में हम सबको, हमने पढ़ा है मटेरियल मेडिका में, हम पढ़ेंगे कि टेकिंग कोल्ड फ्रॉम, बट हमको ये नहीं पता, मीन्स मिसअप हो जाता है कि गेटिंग वेट ऑन हेड, गेटिंग वेट ऑन फीट, गेटिंग हेड वेट वाइल स्वेटिंग। फिर बीबीसीआर में एक अच्छा सेक्शन भी है पैथोलॉजिकल टाइप्स, यानी कि डेंटिशनल फीवर, कटारल फीवर। कटार यानी कोई भी आपका म्यूकस सिक्रेशन हो गया नोज से, ईयर से, किधर से भी, कटारल फीवर। मीजल्स, मिल्ड लैक्टेटिंग फीवर, प्यूपेरियल फीवर, रूमेटिक फीवर, ट्रोमेटिक फीवर, यानी कि आपको इंजरी हो गई। चलो, आपको सेप्टिक फीवर, आपको इंटरेस्टिंग और चीज पता चलेगी। अभी रूमेटिक फीवर, इसमें देखो आप, एक्यूनाइट भी, एंटीक्रूड, एंटीप्टार, ये सब है। तो इतने लिस्ट ऑफ रेमेडीज है। हमको रूमेटिक फीवर में हमेशा ब्रायोनी और रस्टॉक्सी सूझता है या फिर यूपैटोरियम, बट रेपर्टरी मेक्स योर सिलेक्शन ऑफ रेमेडी वेरी ब्रॉड, इट मेक्स योर सिलेक्शन वेरी वाइडेंड, यानी कि वो आपका जोन ऑफ सिलेक्शन ऑफ रेमेडी बहुत बढ़ा देता है। तो इट मेक्स यू अनप्रेजुडिस्ड। सेकेंड थिंग, आपको अपनी होम्योपैथिक प्रैक्टिस में, फॉर एग्जांपल आप बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको एक मोमेंट में बहुत बोर होने लगेगा अगर इस सबको मैं ब्रायोनिया, रेस्टॉक्सिपेटिन वही दे रहा हूँ। तो आपको रेपर्टरी से यूज करोगे, जैसे जैसे आप रेपर्टरी यूज कर करके आप फीवर के केसेस सॉल्व करोगे, तो एक थिंग आपको रहेगा कि रोज आपको नया कुछ रूब्रिक सीखने को मिलेगा। आप सेम ब्रायोनिया दोगे बट कोई नया रूब्रिक के बेसिस पे दोगे, तो वो आपको हमेशा इंटरेस्टिंग, यानी कि आपका एक रेमेडी का जो जो पिक्चर है वो आपको हमेशा, डेली यू विल डिस्कवर सम न्यू पिक्चर ऑफ रेमेडी, यू विल सी न्यू साइड ऑफ द रेमेडी, you will see so many new angles of the same remedy. It makes you very very unprejudiced. तो इनफैक्ट आप देख रहे हो कि रेपर्टरी में कि आप सिलिशिया भी देख रहे हो। हम जनरली सिलिशिया
बहुत डीप एक्टिंग रेमेडी बोलते हैं, बट एक्यूट्स में भी सिलिशा आता है, फॉस्फोरस में भी है, टूजा 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 के बहुत सारे कितने अच्छे अच्छे रूब्रिक दिए जो एक्यूट में भी हम दे सकते हैं। ये भी एक हमारा अनप्रेजुडिस क्लियर होता है। और एक सेकेंड बेनिफिट है सॉल्विंग बीबीसीआर, मीन्स सॉल्विंग केसेस थ्रू बीबीसीआर। चलो आपके पास कोई क्रोनिक केस आया, और क्रोनिक केस में आपने बहुत शिद्दत से केस लिया, बहुत आपने उसको टोटलिटी बनाई, पोर्ट्रेट और रेमेडी भी दी, बट वो रेमेडी क्लियर आउट नहीं हो रही थी। बट फिर दूसरा की तरीका क्या है, आप उसके पास्ट में जाओ, पास्ट में पूछो कि कोई फीवर एक्यूट कुछ आया है। मोस्टली अगर उसको पता रहेगा कि उसमें पास्ट, तो उस हिसाब से आप कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें ये भी बहुत एक अच्छा एडवांटेज है। तो हम आ रहे थे आपको एग्रेवेशी एलिमेंट्स फ्रॉम पे। तो हमारा एलिमेंट्स फ्रॉम हो गया, फिर टाइप ऑफ फीवर हो गया। और फीवर के हमको ये याद रखना है कि फीवर के स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं, फीवर, हीट, चिल एंड स्वेट। अब हिंदी में को हमको पेशेंट को कैसे पूछना है, हीट मतलब बहुत गर्म लगना, गर्म कब हो जाता है, आपको बॉडी गर्म कब लगने लगता है। चिल मतलब ठंडी लगना, ठंडी कब, ठंडी कैसे लगती है। स्वेट हमको पता है पसीना। अब बॉर्निंग हुसैन में एक फीवर का सेक्शन है, कंपाउंड फीवर। कंपाउंड फीवर में क्या है ना, तीनों स्टेजेस के हिसाब से उन्होंने रूब्रिक दिया है। तो आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कंपाउंड फीवर का कैसे उन्होंने दिया है। तो आप सब लोगों को मेरी रेपर्टरीज दिखती रहेगी। तो इसमें फीवर की इसमें इसमें कंपाउंड फीवर करके चैप्टर है। तो उसमें भी देखो कैसा रूब्रिक है। इसमें भी सब डिवीजन है, बिगनिंग विथ चिल, बिगनिंग विथ शिवरिंग, बिगनिंग विथ हीट एंड बिगनिंग विथ स्वेट। तो फर्स्ट पिक्चर सिम्टम्स आप ऐसे देखोगे, बिगनिंग विथ चिल, यानी कि फीवर जब भी आता है तो फर्स्ट चिल लेके आता है, फिर देन हीट, देन स्वेट। तो अब जब आप ब्राउज करोगे तो द अमाउंट ऑफ डेप्थनेस दैट इज प्रेजेंट इन होम्योपैथी इज बियॉन्ड समथिंग। सो सी, बिगनिंग विथ चिल, देन हीट, उसके भी सब रूब्रिक्स है। देन बिगनिंग विथ चिल, देन हीट विदाउट थर्स्ट, बिगनिंग विथ हीट, बिगनिंग विथ चिल एंड विथ हीट एट द सेम टाइम, यानी कि ठंडी और गर्म दोनों सेम टाइम पे हो जाता है। और उसमें भी देखो आप कितने सारे रूब्रिक्स मेंशन्ड है। देन स्वेट, ऐसे बहुत पिकुलर रूब्रिक्स प्रेजेंट है कंपाउंड फीवर सेक्शन में। देखो, बिगनिंग विथ चिल, देन हीट ऑफ फेस, देन हीट ऑफ हेड। देखो आईपी का एक सिंगल रेमेडी रूब्रिक है। देन बिगनिंग विथ चिल, देन हीट विथ थर्स्ट, इतने सारे रूब्रिक है। बिगनिंग विथ चिल, देन हीट विदाउट थर्स्ट, बिगनिंग विथ हीट, देन चिल, बिगनिंग विथ हीट, देन चिल, देन कोल्डनेस, बिगनिंग विथ हीट, देन कोल्डनेस विथ आइसी कोल्डनेस। और उसमें ना रेमेडी कौन सा है, बूफो। हम सबको सिर्फ बूफो मेंटल एपिलेप्सी के लिए यूज करना आता है, बट फीवर में इफ आप कैंट पढ़ोगे तो बूफो आपको पता चलेगा कि बहुत सेप्टिक, सेप्टिक फीवर में भी बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है। बिगनिंग विथ हीट, देन स्वेट, सिमिलरली बिगनिंग विथ स्वेट, देन चिल, देन हीट। अब ये एक पैटर्न्स ऑफ स्टेजेस हो गए। देन हमको और इंटरेस्टिंग और डेप्थ केस टेकिंग जब भी जाएंगे तो हमको तीनों स्टेजेस को इंडिविजुअल लेने को आना चाहिए। तो फर्स्ट हम हमेशा अपने एलिमेंट्स फ्रॉम हो गए, देन स्टेजेस का पैटर्न हो गया कि कंपाउंड में कौन सा स्टेजेस आता है, हीट, चिल एंड स्वेट। हीट यानी गर्म लगना, चिल यानी कि ठंडी एंड स्वेट। अब ये हो गया। फिर देन इंपॉर्टेंस कम इज मोडालिटीज, टाइम मोडालिटी, यानी कौन से टाइम पे आता है, या फिर क्या करने से वो फीवर एग्रेवेट हो जाता है, या फिर वो फीवर प्रेसिपिटेट हो जाता है। हम बहुत बार देखेंगे फीवर रात को ही आता है, फीवर पीरियोडिकली आता है, फीवर कोई फॉर एग्जांपल पूरा दिन अच्छा ही रहता है, स्कूल में जाता है तभी फीवर आता है, एग्जाम के पहले ही फीवर आता है। तो वो जनरल मोडालिटी ऑफ फीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट।
देन द टाइम मोडालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एलिमेंट्स फ्रॉम। अब आते हैं हम इंडिविजुअल स्टेजेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अभी ठंडी लेंगे, चिल्स। तो चिल्स में भी बहुत टाइप रहते हैं। एंटीसिपेटिंग चिल, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि अब ठंडी लगने वाली है मुझे। चिल्स असेंडिंग, असेंडिंग चिल्स का मतलब क्या होता है कि पैर से शुरू होती है चिल और वो धीरे धीरे करके ऊपर होती है। और ये आप मानोगे नहीं, ये पेशेंट अगर आप उनको पूछोगे तो जेन्युइनली पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर मुझे ठंडी लगना, पैरों से ठंडी लगना चालू हुआ था और धीरे धीरे करके वो ऊपर आने लगा। डिसेंडिंग चिल यानी कि नीचे जाते हुए। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछना है, टाइम मोडालिटी ऑफ चिल, यानी कि ठंडी आपको कब लगती है? सुबह, फोरनून, आफ्टरनून, नून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, देन रिटर्निंग एट सेम आवर एट 2 AM, 3 AM। देखो आप देख रहे हो तूजा। अभी ये रूब्रिक को कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे यूज करेंगे? क्रोनिकली तूजा पेशेंट्स को आप अगर पूछोगे तो 3 बजे रात को उसको सिर्फ ठंडी लगेगी। इट्स नॉट जरूरी कि उसको फीवर आएगा। आप समझ रहे हो कि फीवर इज लाइक हीट, चिल, स्वेट, हाउ दिस आर डेप्थली डिवाइडेड इनटू दिस 3 sections। देन 11 AM, 3 PM। अब दूसरा इंपॉर्टेंट आएगा कि लोकेशन। लोकेशन एंड मोडालिटीज। तो लोकेशन, अभी लोकेशन ऑफ फीवर को कैसे पता चलेगा? फीवर का क्या लोकेशन क्या होता है? तो उसका रूब्रिक आता है पार्शियल चिल। ये जो भी लेक्चर ले रहा हूँ इसका पूरा रिकॉर्डिंग्स आप अपना बुक खोल के बाद में देखना, तो आपको पता चलेगा जो भी मैंने स्पीक किया है इट वॉज ऑलरेडी देयर इन द बुक। तो फिर आता है चैप्टर पार्शियल चिल। तो सिमिलरली पार्शियल चिल का मतलब क्या है? लोकेशन ऑफ द चिल। तो इसमें भी लोकेशन डिवाइडेड है। तो पार्शियल चिल only on upper part of the body, partial chill lower part of the body, partial chill only head। इसका मतलब क्या होता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि सिर ही मेरा सिर पे ही ज्यादा ठंडी लग रही है। कोल्डनेस और चिल्स में फर्क होता है। कोल्डनेस मतलब ठंडा, ठंडा टच करने पे ठंडा लगता है। चिलीनेस मतलब ठंडी लगती है। तो चिल्स यानी कि उसको लगता है सिर पे ठंडी लग रही है, इसको लगता है इसलिए सिर को मेरे को कवर करना पड़ेगा। प्रीसीडिंग फ्रॉम हेड, यानी कि हेड से शुरुआत होती है ठंडी लगना। ये सारे रूब्रिक्स का मीनिंग है और ऐसे पेशेंट्स में हमको ऑब्जर्व करना है। प्रीसीडिंग फ्रॉम ऑक्सीपुट, स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स, chills on eyes, chills, partial chills on ears, partial chills on nose, partial chills on face, preceding from face, partial chill epigastric, preceding from epigastric, partial chill abdomen, partial chill neck, partial chill chest, on chest, preceding on mammoth। तो ऐसे पूरा एनाटॉमिकल लोकेशन दिया है पार्शियल चिल का। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स इन एग्जामिनेशन ऑफ पर्टिकुलर स्टेजेस इज, सेकेंड थिंग आता है उसका फिजिकल जनरल्स बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग चिल। तो फर्स्ट फिजिकल जनरल हमेशा हमको पूछना है थर्स्ट, यानी कि थर्स्ट बिफोर चिल कैसा रहता है, थर्स्ट ड्यूरिंग चिल कैसा रहता है, थर्स्ट आफ्टर चिल कैसा रहता है। यानी कि आपको ठंडी लगने के पहले कितनी प्यास लगती है, ठंडी के दौरान कितनी प्यास लगती है और ठंडी होने के बाद कितनी प्यास लगती है। तो इसमें भी रूब्रिक्स है। थर्स्ट बिफोर चिल, थर्स्ट एट द बिगनिंग ऑफ चिल, थर्स्ट between chill and heat, thirst during both chill and heat, thirst during chill and sweat। देखो कितना इंटरेस्टिंग ब्राउनिया ही दिया है, यानी कि हीट के टाइम नहीं था मगर चिल एंड स्वेट के टाइम। थर्स्टलेस। फिर एपिटाइट, एपिटाइट हंगर ड्यूरिंग चिल, क्रेविंग्स एंड डिजायर्स, स्टिमुलेटिंग थिंग्स क्रेविंग ड्यूरिंग चिल। फिर ये जो रूब्रिक है मेंसेस बिफोर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग आपको हेल्प करेगा कि चिलनेस बिफोर मेंसेस, चिलनेस ड्यूरिंग मेंसेस, चिलीनेस आफ्टर मेंसेस। सिमिलरली स्लीप, स्लीपीनेस
during before after chill, sleeplessness during before after chill. Similarly, stool constipation before after during chill, diarrhea before after during chill, urination frequent urination during chill, involuntary urination during chill, painful urination during chill, taste bitter taste during chill, lost taste during chill, metallic taste during chill. Someone are Is it all interesting that I am speaking? Can someone tell the feedback? अच्छा लग रहा है आपको सेशन अब तक का? अनकवरिंग अनड्रेसिंग एग्रेवेशन, यानी कि जैसे ही खुद को अनकवर करते हैं तो चिल एग्रेवेट हो जाती है. लोकेशन एंड देख लिया है हमने, मोडालिटीज. तो अब एग्रेवेशंस ऑफ चिल, यानी कि ठंड तो लग रही है मुझे, वो ठंड का इंटेंसिटी और बढ़ जाता है. यानी कि ठंड लग रही थी मगर एंगर आफ्टर, और यही रूब्रिक एग्रेवेशन ऑफ चिल आपको एलिमेंट्स फ्रॉम में भी ले सकते हो. तो एग्रेवेशन वाला रूब्रिक है, यू कैन टेक आइदर इन एलिमेंट्स फ्रॉम और यू कैन ऑल्सो टेक एज एन एग्रेवेशन. यानी कि ठंड तो लग रही थी बट ये करने के बाद ठंडी लगने और बढ़ गई. तो एग्रेवेशन ऑफ चिल आफ्टर एंगर, फ्रॉम ड्राफ्ट, फ्रॉम ड्रिंकिंग, फ्रॉम ईटिंग, ईटिंग बिफोर, ईटिंग वाइल, यानी खाते खाते मुझे ठंडी ज्यादा लग रही थी, खाने के पहले ज्यादा ठंडी लग रही थी. ईटिंग आफ्टर, ईटिंग वार्म थिंग्स से वजह से चिल्स एग्रेवेट हो गई. इमोशंस की वजह से चिल्स एग्रेवेट हो गई, या फिर इमोशन की वजह से एलिमेंट्स आया चिल्स का. ये सारे रूब्रिक्स आपको बीबीसीआर रेपर्टरी में, फीवर सेक्शन में, चिल सेक्शन में, कंपाउंड फीवर सेक्शन में आप जब भी ब्राउज करोगे तो इजीली मिलेगी. मैंने ये बुकलेट बनाया है ताकि मैं फीवर अच्छे से सिखा पाऊँ, हाउ टू आर्टिस्टिकली यूज बीबीसीआर. एक्सर्शन से चिल्स बढ़ रहा है, मेंटल एक्सर्शन से चिल्स बढ़ रहा है, नेट्रम्यून. फियर एंड फ्राइट आफ्टर चिल्स बढ़ रहा है, या फिर फियर एंड फ्राइट आफ्टर एलिमेंट्स फ्रॉम आया है. सिमिलरली फॉर वेदर, स्टूल, एम्लोरेशन. बीबीसीआर में जनरली बॉनिंग हुसैन सर ने एम्लोरेशंस को लेस इंपॉर्टेंस देते थे हमेशा वो फीवर सॉल्विंग में. अब पर्टिकुलर्स ड्यूरिंग चिल, पर्टिकुलर्स ड्यूरिंग बिफोर आफ्टर चिल. पानी आप जानो. यानी कि ठंडी के टाइम पे पूरे बॉडी में आपको क्या क्या होता है, यानी कि एसोसिएट सिम्टम्स और कॉन्कमिटेंट सिम्टम्स. मुझे जब भी ठंडी लगती है तो पेट में दर्द होता है, स्टमक एक ड्यूरिंग चिल, लिवर पेन ड्यूरिंग चिल, स्प्लीन पेन ड्यूरिंग चिल, किडनीज पेन इन ड्यूरिंग चिल, बर्निंग इन abdomen ड्यूरिंग चिल, कोल्डनेस कोल्डनेस इन abdomen ड्यूरिंग चिल. जब भी ठंडी लगना चालू होती है तभी खांसी आती है, कफ विथ चिल, और उसमें कफ फीवर और खांसी चेस्ट ही आती है ड्यूरिंग चिल. पेन्स इन जनरल, जब ठंडी लगती है तभी पेन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी में मुझे पेन होता है, तभी पेन इन हिप होता है, तभी थाई में पेन होता है, तभी नी में पेन होता है. ऐसे आप पूरे बॉडी का, ऐसा पूरे बॉडी का आपको ये है. फिर मेंटल जनरल्स ड्यूरिंग चिल. मेंटल जनरल्स यानी कि जब भी ठंडी लगती है तभी मैं एकदम चेयरफुल रहता हूँ. तो इंटरेस्टिंग रेमेडी देखो, कैनाबिस सटाइवा और कॉफी है. कॉफी, ओपियम देखोगे तो ये, और क्रोकस, ये सब है ना ड्रग फैमिली से एकदम, यानी कि जो एकदम जॉली रहते हैं, चीयरफुल. यानी कि ठंड, एक बाजू ठंडी लग रही है बट वो फिर भी चीयरफुल है, यानी कि खुश मिजाज है. इनडिफरेंस ड्यूरिंग चिल, यानी कि कुछ है ही नहीं उसको दुनिया से लेना देना. तो आप देखोगे एपिस अर्ने का, देखो चाइना फॉस चाइना सीपीआई ये सब तो देते हैं बट आपको देखो किस हिसाब से आपको ब्रॉड जोन ऑफ रेपर्टरी रेमेडीज मिल रही है और कितना इंडिविजुअलाइज कर सकते हो. इंसेनिटी ड्यूरिंग चिल, रेस्टलेसनेस ड्यूरिंग चिल, सैडनेस ड्यूरिंग चिल, टीयरफुलनेस ड्यूरिंग चिल, यानी कि रोना आता है.
अब ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, ये सारे हमारे हो गए, इन्वेस्टिगेशन हो गया चिल का। आप सोचते रहोगे सर इतना सब कुछ पूछना है तो हम केस 5 मिनट में कैसे खत्म करेंगे। ये तो मैं आपको बता डिफरेंट टाइप समझा रहा हूँ, और आपके पास हर एक, जब ये चीज आप अपने प्रैक्टिस में यूज करोगे तभी आपको पता चलेगा कितने 2 मिनट में केस टेकिंग हो गई, 5 मिनट में केस टेकिंग भी हो गई, डिफरेंशिएशन भी हो गया, पोर्ट्रेट भी बन गई, रेपर्टरी चार्ट भी बन गया। इतना इजी है, इतना फास्ट हो सकता है। सिमिलरली ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स यानी कि जब ये ठंडी लग रही है तभी एक्सटर्नल हेड पे स्वेट आ रहा है, प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, प्यूपिल्स डायलेट हो रहे हैं, नोज लाल हो रहा है, फेस ब्लू हो रहा है, रेड हो रहा है, फेस ठंडा पड़ रहा है, फेस लाल पड़ रहा है, सिर्फ चीक्स ठंडे पड़ रहे हैं, दांत चैटरिंग हो रही है, टंग कोटेड है ड्यूरिंग चिल, टंग ड्राई है ड्यूरिंग चिल, नेल्स ब्लू हो रहे हैं ड्यूरिंग चिल्स, फीट कोल्ड हो रहे हैं ड्यूरिंग चिल्स, बैड ऑर्डर आ रहा है फ्रॉम चिल्स। यानी कि ये सिर्फ चिल स्टेज के ऊपर ही पहुंचे, हमारा हीट और स्वेट तो इन्वेस्टिगेट करना और बाकी है। रेस्पिरेशन है कि जब भी उसको ठंडी लग रही है तो पेशेंट बोलेगा मेरे को ठंडी ब्रेथ आती है, तो देखो कार्बोवेट चाइना वेरिट्रम आपका पिक्युलैरिटी कॉन्फिडेंस और प्रिस्क्रिप्शन एंड क्योर का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो 100% होता है। आप पेशेंट को कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि and खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस आ सकता है कि पेशेंट सामने वाला, चाहे वो डेंगू हो, कोविड हो, आईसीयू में भी हो, बहुत सीवियर फीवर हो, कुछ किसी से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बट आपको ऐसे सिम्टम्स, पिकुलर सिम्टम्स के ऊपर जब भी आप प्रिस्क्रिप्शन दोगे तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और पेशेंट 100% क्योर होगा। दिस इज द पावर ऑफ होम्योपैथी दैट इज देयर इन एक्यूट्स। हम सिर्फ बोलते ना, आजकल एक्यूट्स देख के बहुत डर जाते हैं, वी वांट टू रिफर और वी टेल के एंटीबायोटिक्स ले लो, पैरासीटामोल ले लो, एंटासिड ले लो, एलोपैथिक का सपोर्ट लो, ज्यादा फीवर आएगा तो पैरासीटामोल दे देना। बट हमारे पास इतना पावर है रेपर्टरीज का, लिटरेचर का, रेमेडीज का, इतनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेमेडीज है हमारे पास, तो हम सब इतना अच्छे से यूज कर सकते हैं। देखो डीप ब्रीदिंग ड्यूरिंग चिल, ब्रानिया कैप्सिकम आईपी का फॉस्फोरिक एसिड, इरेगुलर ब्रीदिंग, लाउड ब्रीदिंग, क्विक ब्रीदिंग, रैटलिंग, साइंग लो, ये अब तक का जर्नी था चिल स्टेज का। तो आप मुझे जस्ट गिव मी अ फीडबैक, हाउ हाउ डिड यू लाइक टिल नाउ टिल चिल स्टेज। आप चैट में बता सकते हो, या फिर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको तो आप चैट पे पूछ सकते हो। अब हीट स्टेज, हीट यानी कि बहुत गर्म लगना, बुखार के टाइम पे पेशेंट को गर्म लगता है, तो हीट प्रीडोमिनेटिंग यानी कि 3 स्टेजेस में, हीट चिल स्वेट में पेशेंट का हीट ही ज्यादा है, यानी कि चिल इतना नहीं है और स्वेटिंग स्वेटिंग भी नहीं हो रही है, प्रीडोमिनेटिंग। हीट असेंडिंग, सेम नीचे से ऊपर जा रही है, हीट डिसेंडिंग, हाइपरपेरेक्सिया। सो अगेन हीट के लिए भी हम जाएंगे कि टाइम मोडालिटी, हीट कौन से समय पे आ रही है, मॉर्निंग, फोरनोट, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, बिफोर मिडनाइट, आफ्टर मिडनाइट, इवनिंग, स्पेसिफिक टाइम। सेम चीज थिंग्स विथ फिजिकल जनरल्स, बिफोर आफ्टर ड्यूरिंग हीट। तो aversion to drinks, desire for cold things, desire for water, desire for sour things and acid, hunger, ravenous during heat. Similarly, thirst, thirst in general, thirst between the chill and heat, thirst in heat and sweat, thirst at night, thirst hastily drinks during heat stage, thirst a little at a time, यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी पीना पसंद है ड्यूरिंग हीट स्टेज, थर्स्ट मच एट अ टाइम ड्यूरिंग हीट स्टेज, थर्स्ट अनक्वेंचेबल ड्यूरिंग हीट स्टेज। ये हम फीवर के उस उधर से निकल चुके हैं, हम तो अभी स्टेजेस को भी इतना बारीकी से एग्जामिन कर रहे हैं। थर्स्टलेस ड्यूरिंग ईच स्टेज, टेस्ट बिटर, देन यूरिनेशन टू फ्रीक्वेंट ड्यूरिंग ईच स्टेज, यूरिनेशन पेनफुल ड्यूरिंग हीट stage, urination profuse during heat stage, urination scanty during heat stage, sleepiness during heat, murmuring during sleep,
स्लाइडिंग डाउन इन बेड मतलब क्या है, यानी कि फीवर के टाइम पे पेशेंट को इतना वीक फील कर रहा है कि उसके पास स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो बेड पे भी ऐसा पहुंच जाए। और इंटरेस्टिंग रेमेडी देखोगे कि आर्सेनिक एंड म्यूरेटिक एसिड। स्लीपलेस ड्यूरिंग हीट, सेम क्रोनिकली भी ये सिम्टम आप यूज कर सकते हो। मेंसेस, बिफोर मेंसेस पेशेंट को ज्यादा हीट फील होती है, ड्यूरिंग मेंसेस पेशेंट को ज्यादा हीट फील होती है। सिमिलरली लोकेशन ऑफ हीट, कौन से पार्ट पे पेशेंट को ज्यादा हीट लग रही है या फिर कौन से पार्ट से हीट स्टार्टिंग होके जा रही है। तो हीट ऑफ सिंगल पार्ट्स, हीट ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स, हीट लेफ्ट साइड, राइट साइड, फोर पार्ट ऑफ द बॉडी, पोस्टीरियर, लोअर, हीट इन हेड विथ कोल्ड एक्सट्रीमिटीज। हमको सिर्फ बेलेडोना याद आता है, बट आप इंटरेस्टिंग देखते हो तो कितने सारे रेमेडीज प्रेजेंट है। हीट बियॉन्ड द ईयर, यानी कि कान के पीछे ज्यादा गर्म लग रहा है। हीट ऑन नोज, फेस। और एग्रेवेशन, एग्रेवेशन को यानी कि बुखार हीट था, वो उस दौरान पे वो उसका बुखार हीट एग्रेवेट हो गया या फिर इसके वजह से एलिमेंट फ्रॉम हुआ। तो एंगर आफ्टर, ब्रेकफास्ट आफ्टर, कॉशन आफ्टर, कन्वर्जन आफ्टर, कवर्ड बीइंग, कफिंग, डेंटिशन, एक्साइटमेंट, एक्सर्शन, मोशन, पेन इन जनरल, एमुलेशंस, पर्टिकुलर ड्यूरिंग इट, यानी कि जब ये बुखार हीट होता है तभी कोराइजा आता है। कभी कोराइजा एग्रेवेट होता है, फ्लुएंट, स्नीजिंग, सेम नौशिया, वॉमिटिंग बिफोर द हीट, यानी कि हीट चालू होने से पहले मुझे नौशिया एंड वॉमिटिंग ज्यादा लगता है, चाइना, सीना, पल्स। ड्यूरिंग जब हीट आता है तभी मुझे नौशिया वॉमिटिंग लगती है। तो ये सारी ग्रुप ऑफ रेमेडीज है। सेम पेन्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पेन्स, फ्लैटुलेंट सिम्टम्स ड्यूरिंग हीट, यानी कि जब फीवर बढ़ता है तभी मुझे गैस बनती है, कॉफ विद एक्सपोर्टरेशन होता है, पेन इन चेस्ट आता है, हार्ट, स्केपुला, डिफरेंट पेन्स, एंड सिमिलरली मेंटल जनरल्स ड्यूरिंग फीवर। तो सिमिलरली आप देखोगे स्वेट के लिए भी ऐसा ही हमको पूरा कंसिडर करना है। तो ये है, आप अगर सब लोग नोट कर सकते हो तो ये परफॉर्मा से आप जब भी आपके पास इन फ्यूचर अभी कोई भी केस देखे फीवर का, एक्यूट्स का, आपके पास कोई भी पेशेंट आएगा तो ये परफॉर्मा हमेशा फॉलो करोगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर लिख भी सकते हो। कैसा है? फर्स्ट रूल, लेट द पेशेंट स्पीक। सेकेंड, एलिमेंट्स फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल। देन पैटर्न ऑफ फीवर, यानी कंपाउंड फीवर क्या है। फिर उसके बाद हर एक स्टेजेस को इंडिविजुअली एक्सप्लोर करना है। चिल, तो चिल का लोकेशन क्या है, फिर चिल का एग्रीवेशन क्या है, चिल्स का चिल के साथ कॉन्कोमिटेंट क्या है, चिल के पास फिजिकल जनरल्स बिफोर आफ्टर ड्यूरिंग चिल्स, मेंटली फिजिकली कैसा है, सिमिलरली फॉर हीट, सिमिलरली फॉर स्वेट। फिर जनरली अपीरेक्सिया स्टेज में पेशेंट के फिजिकल जनरल्स एंड मेंटल जनरल्स क्या है, यानी कि ड्यूरिंग बुखार, बुखार बहुत डल इंडिफरेंट रहता है, जैसे ही बुखार उतर जाता है तो फिर से नॉर्मल चीयरफुल हो जाता है। तो ये चीयरफुलनेस आपका अपरीक्षा स्टेज में आ जाएगा। जनरल मोडालिटीज, जनरली पेशेंट को रात को ही अच्छा नहीं लग रहा है। देन ऑब्जर्वेशन, टच एंड देन इन्वेस्टिगेशन। ये आपका पूरा आ गया, केस टेकिंग ऑफ फीवर एंड सॉल्विंग केसेस थ्रू बीबीआर एंड जनरली। अब आप हम आते हैं पोसोलॉजी के ऊपर। पोटेंसी एंड रिपीटेशन। तो एक जनरल रूल जो मैं फॉलो करता हूँ पोसोलॉजी के लिए, कि जितना मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि दिस पर्टिकुलर सिम्टम ज्यादा है, पोर्ट्रेट अच्छे से मुझे मिल पाया है एंड मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपने प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, सो हायर द टोटलिटी हायर द पोटेंसी। और जितना आप पोटेंसी हायर देते हो उतना आप कोर्स ऑफ एक्यूट उसका आप कम कर रहे हो, उसका सफरिंग जल्दी से क्योर कर रहे हो। लोअर पोटेंसीज का हम लोग प्रिफर करेंगे जब भी ज्यादा टोटलिटी एग्जैक्ट नहीं मिली है, पोर्ट्रेट अच्छे से नहीं मिला है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट माई प्रिस्क्रिप्शन, देन लोअर पोटेंसीज। और लोअर पोटेंसी से उसका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन सेम रहेगा, बट उसका वो
उस टाइम पे उसको हमेशा रिलीफ बना रहेगा। ये मैं नहीं, बॉर्लैंड सर ने बोला है। और हमेशा एक्यूट्स के लिए मैं रिपीटेशन कैसा करता हूँ, तो 1 कप वाटर में फॉर एग्जांपल 6-7 पिल्स डालूंगा, डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी एंड सीवियरिटी ऑफ सिम्टम, 1 स्पून एवरी से ज्यादा फीवर रहा तो हर 15 मिनट में, हर 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में। तो इस तरह से आप मैक्सिमम एक्यूट्स फील कर सकते हो। तो ये था आज का पूरा इन ब्रीफ, इन शॉर्ट एंड स्वीट, मैंने फीवर थ्रू बीबीसीआर थ्रू एक्यूट समझाने की कोशिश की। आपको किसी को भी डाउट होगा तो आप पूछिए, और एल्स वी कैन एंड द सेशन। यस, इसमें आप अगर कोई केस अगर बताते हैं तो लोग को थोड़ा और इलस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है सर, मैं एक एक केस बता देता हूँ मैं। तो हाँ, तो ये एक केस है 23 साल के लड़के का। उसको 2 दिन से फीवर था। अब before these 2 days, patient had stayed in AC room, drank cold water, traveled on bike in cool weather, and did head bath. And after that night, fever had started. यानी कि एसी रूम में भी रहा, ठंडा पानी भी पिया, बाइक में भी गया जहाँ पे कोल्ड वेदर था। अब फीवर कंटिन्यूसली 100 डिग्री के ऊपर था। तो अगेन जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे हम लोग स्टेजेस ले रहे हैं। तो फर्स्ट क्या था, चिल स्टेज, फॉलोड बाय हीट स्टेज। अभी गेटिंग चिल्स आफ्टर डूइंग बाथ इन द मॉर्निंग, ऑल्सो आफ्टर ड्रिंकिंग चिल्ड वाटर। इसका मतलब क्या है, इसका रूब्रिक क्या आएगा, ठंडी, चिल्स गेटिंग एग्रेवेटेड फ्रॉम ड्रिंकिंग, एंड ड्रिंकिंग स्पेशली कोल्ड वाटर। Even in the chills, fever patient wants to bath with cold water, also wants to drink chilled water, has he said aversion to hot water। यानी पेशेंट को बहुत ठंडी भी लग रही है, बट एट द सेम टाइम उसको ठंडे पानी पीने की इच्छा हो रही है और नहाने की इच्छा हो रही है। एंड chill starts in back, mainly in sacrum, and spreads upwards and downwards like sacrum to lumbar। यानी कि पेशेंट को चिल्स सेक्रम में फील होती है और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हो जाते हैं। और ये पेशेंट का लैंग्वेज है, ऐसा मैंने कुछ बनाया नहीं है, लिटरली इसका टेस्टिमोनियल भी है मेरे पास। और यही मेरा एम था, मोटिव था कि ऐसे डिटेल पिकुलर सिम्टम्स भी आपको फीवर मिलते हैं, और जस्ट इमेजिन आपका फीवर को कितना इंटरेस्टिंग बनाते हैं। फिर चिल्स फेल्ट मोर इन चेस्ट, abdomen, फोरहेड, ऑल्सो इनर साइड। इसका मतलब क्या आएगा, इसका रूब्रिक आएगा पार्शियल चिल चेस्ट, abdomen, फोरहेड। इसका क्या रूब्रिक आएगा, चिल्स बिगनिंग इन बैक एंड गोइंग एंड अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। ऐसे सब रूब्रिक्स है। अभी हीट स्टेज, इस पेशेंट को चिल से ज्यादा हीट लगता है। तो हीट में भी क्या है, स्टार्ट्स इन abdomen, मतलब हीट preceding from abdomen, spreads to chest, feels no appetite during heat stage, and feels thirsty because of hoarseness in the throat, wants to lie down, feeling better when lying down. Asserted need. Cough is there, 2-3 paroxysm, aggravating thinking, overexertion of mind. अब रूब्रिक्स, तो देखो रूब्रिक्स, फीवर, चिल, कॉन्कोमिटेंट, सेंसिटिव टू नॉइज। यानी कि जब पेशेंट को ठंडी लगना चालू होता है तब भी पेशेंट को बहुत चिड़चिड़ होती है नॉइज से। फिर फीवर, चिल, पार्शियल चिल, प्रीसीडिंग फ्रॉम बैक, इसी का फीवर, चिल, एग्रेवेशन फ्रॉम ड्रिंकिंग हमने देखा, उसमें भी उसको क्या एपेटाइट है, कोल्ड लिक्विड्स एंड वाटर। फीवर, चिल, बैक अप एंड डाउन। फीवर, चिल, कॉन्कोमिटेंट डलनेस, यानी कि ड्यूरिंग चिल उसको डलनेस लगने लगता है। हीट इन जनरल, पार्शियल abdomen। अब ये जरा जो मैंने रूब्रिक का टोटलिटी लिया तो क्या आया, थ्रू एंड थ्रू कैप्सिकम। और हम कितनी बार हम फीवर के एक्यूट केसेस में कैप्सिकम देते हैं, और जेन्युइनली कैप्सिकम 200 वाटर डोज फ्रिक्वेंटली दिया, और ये पेशेंट का क्योर बहुत फास्ट तरीके से मिल रहा था हमको। तो सिमिलरली ऐसे डिफरेंट ये केसेस है जहाँ पे मैंने से
आईपी कैक दिया है फीवर केसेस में, एंड ये उसके टेस्टिमोनियल्स थे, कोविड का केस था ये तो आईपी कैक का। फिर सिमिलरली पेशेंट को नक्स वॉमिका गया है ड्यूरिंग एक्यूट्स, देन मैंगनम एसिटिकम दिया है लेटर ऑन, देन पेशेंट को नक्स वॉमिका अगेन गया है, चाइना आर्स गया है। तो ये जो मैंने क्लास ली थी, इट्स नॉट अबाउट टीचिंग के वाओ ये केस था, ये केस मैंने लिया डेंगू का, कोविड का, ये मलेरिया का, या फिर स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, और वाओ कितना अच्छे से क्योर हो गया। ये पूरे सेशन का एक ही मोटिव था कि आपको मेथड सिखानी है कि किस तरह से केस लिया जाता है, किस तरह से पोर्ट्रेट बनाया जाता है, किस तरह से टोटलिटी बना जाती है, और आपका फीवर का प्रिस्क्रिप्शन कितना इजी हो सकता है। विद इन 2 minutes 5 minutes you can solve the case, you can make the portrait, how confidently you can prescribe, how you yourself can excel in your homeopathy practice, how how unprejudiced you can become in your homeopathy practice, how much vastness is there, and so much exactness there is there in homeopathy. So यही फुल था बीबीसीआर। और आप ये सेशन का रिकॉर्डिंग पढ़िएगा, देखिएगा, और बुक के थ्रू हार्ड कॉपी लेके बैठिएगा। ये मास्टरी ऑफ बीबीसीआर मुझ में कैसी आई, मैं जब भी इन्हीं सर के साथ था और फीवर केसेस सॉल्व करता था, तो हार्ड कॉपी ब्राउज किए, रेपर्टरी को ब्राउज करने का आदत रखो। हम सिर्फ मटेरियल मेडिकल को ही पढ़ते, बट ब्राउज रेपर्टरी को भी ब्राउज कीजिए, आपको कितने सारे अनोखे रूब्रिक्स मिलेंगे, आपको पता चलेगा अरे ये रूब्रिक तो हमने कभी देखा भी नहीं है। और ऐसे सब रूब्रिक्स बनाए गए मगर एक्चुअल में पेशेंट में खुद में भी होते हैं, तो आपका प्रिस्क्रिप्शन होम्योपैथी कितना इजी, फास्ट एंड वेरी फैक्टफुल, अगेन द फर्स्ट वर्ड दैट आई सेड ड्यूरिंग स्टार्ट ऑफ सेशन, कि इतना एग्जैक्ट आप बना सकते हो होम्योपैथी को, एंड सिंपल, एंड ऑल दिस इज वेरी क्लासिकल, नथिंग स्पेसिफिक। थैंक यू सो मच सर। हाँ यस जी, आपने बड़ा अच्छा बताया। एक चीज आज लास्ट में जो आपने बोला कि ब्राउज करना सीखना, आदत बनाना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आजकल कंप्यूटर के एज में लोग ब्राउज करना भूल गए हैं। एग्जैक्टली। और मैं अपना एज के हिसाब से मैं बता दूं कि मेरे समय में तो कंप्यूटर था ही नहीं, और मुझे पन्ने पलटने पड़ते थे रिपोर्टरी के। अब तो पन्ने नहीं पलटता हूँ क्योंकि अब तो कंप्यूटर है मेरे पास में। लेकिन जो आदत बन गई पन्ने पलटने का, वह मेरे लिए बड़ा इसलिए मैं जब कभी रिपोर्टरी पढ़ाता हूँ तो मैं अब कॉलेज में मैं बेसिकली रिपोर्टरी पढ़ाता हूँ। मैं कहा कि देखो रिपोर्टरी खोल लो, खाली पढ़ो, याद मत करो, इसको पन्ना को पलटो, पलटो। पन्ना को पलटो तो तुमको कुछ बहुत अच्छा से मिल जाएगा। तो हाँ। आपका बहुत अच्छा से लगा, और आपने बहुत अच्छा। और केस को विटनेस करना, ये खाली टेकिंग जो है सो टेकिंग प्रोसेस जो है सो, मैं डॉक्टर दिनेश चौहान की किताब पढ़ रहा था, केस विटनेसिंग, विटनेस करना और केस टेक करना दोनों में फर्क पड़ जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में देना चाहिए। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था यश जी। आप फिर से मैं आपको इनवाइट करूंगा आपको इस फोरम में। हम लोग का मीटिंग यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन समाप्त करने के पूर्व मैं एक दुखद समाचार आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। आप सभी को ज्ञात होगा, हम लोग का जो इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी का ये हिंदी सेशन प्रारंभ हुआ था, तो उस समय में हम लोग के जो मॉडरेटर हुआ करते थे वो डॉक्टर संदीप पीटर जी थे। तो संदीप पीटर जी बहुत ही अच्छे तरह से उन्होंने इस शुरुआत की, बहुत कुछ इसको संभाला, और बहुत कुछ इसको संभाला, और इसको बहुत अच्छा से इसको लेकर के चले। लेकिन कुछ अपने व्यवस्था से वह इस मीटिंग को में आगे जुड़ नहीं सके, तो लेकिन फिर भी वो होम्योपैथी से जुड़े हुए हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी हाल में ही कल आज उनका फेडरल था, उनके फादर का डेथ हो गया जो कर्नल थे। तो हम लोग आइए इस मीटिंग को समाप्त करने के पूर्व, क्योंकि मैं शोक सभा को जो है सो शुरू में नहीं करने का हम लोगों का आदत है, हम लोग अंत में करते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग इसके पहले कि हम लोग मीटिंग को से जाएं बाहर, हम लोग
एक मिनट का साइलेंस क्रिएट करें उनके आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए। ओम शांति, ओम शांति। मैं दीपमाला जी से रिक्वेस्ट करूंगा, दीपमाला जी आप हैं प्रेजेंट, क्योंकि आप उनके साथ में जुड़ी रही हैं और उनके छोड़ने के बाद आपने भी दीप मॉडरेटर का काम किया और अभी भी कर रही हैं। तो दीपमाला जी अगर आप थोड़ा सा डॉक्टर संदीप पीटर के विषय में चर्चा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ सर, बिल्कुल। संदीप पीटर जी स्टार्टिंग से ही IFPH के मॉडरेटर रहे हैं। मैं उनको स्टार्टिंग फर्स्ट डे से ही जान रही हूँ। सर ने बहुत ही अच्छा से IFPH का इस प्रोग्राम को संभाला है और किसी कारणवश उन्होंने छोड़ दिया। संदीप पिताजी का देहांत हुआ तो मैंने भी मैसेज देखा है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए तो अभी हम लोगों ने 1 मिनट का मौन व्रत रखा ही है। और आपने जैसा बताया अभी कि संदीप पीटर जी अभी किसी कारणवश नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इस IFPH प्लेटफॉर्म से वो आज भी जुड़े हैं। भले वो रेगुलर अभी नहीं है, हमारे साथ हैं वो। संदीप पीटर जी थैंक का यू साथ है, थैंक्स अभी भी बोलूंगी जरूर। हाँ, थैंक यू दीपमाला जी। अब मैं आज के मॉडरेटर जो हैं मैं उनको कहूँगा कि आप मीटिंग को समाप्त करेंगे और मीटिंग को हैंड ओवर करेंगे डॉक्टर धनेश जी को, जो ज्वाइन कर चुके हैं। एंड थैंक्स टू डॉक्टर यस जी, आपको आने के लिए बहुत अच्छा लगा। यंग फेलो में यंग होम्योपैथ के नाते आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, इतना डिटेल्स है, सभी के लिए आई ओपनर का काम कर रहा है। हाँ, अनुष्का, डॉक्टर अनुष्का यू आर हियर। हाँ, आप अपना कमेंट्स करते हुए आप इसको मीटिंग को हैंड ओवर करेंगी। जी सर। तो इसके बाद कौन सा मीटिंग स्टार्ट होने वाला है? अंग्रेजी सेशन शुरू होगा अनुष्का जी, और डॉक्टर धनेश जो है सो इसके मॉडरेटर हैं। ठीक है सर। डॉक्टर धनेश जी को मैं आगे का हैंड ओवर करती हूँ इंग्लिश सेशन के लिए। आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर सेशन ज्वाइन करके। थैंक यू डॉक्टर।